अगर जिंदगी की केमिस्ट्री में फेल हो गए और फिर भी तुम लोगों ने बड़े शौक में आके जेई ली है या फिर तुमने नीट की तैयारी शुरू करनी है, तुमने जल्दी से केमिस्ट्री ले ली है, साइंस ले ली है, तो बेटा तुम मर चुके हो इस समय, ठीक है ना। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही रटने वाला है कसम से। फिजिकल तुम एक बार को कर लोगे, ऑर्गेनिक तुम एक बार को कर लोगे, इनऑर्गेनिक का क्या करोगे? तुम तो वहीं पे नॉकआउट हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो देखो फिजिकल तो पूरा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, ढूंढा। जो ऑर्गेनिक है वो थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा रटने वाला है। लेकिन जब बेटा ऑर्गेनिक की बात आती है ना, तब मौत आती है सबको, सबको मौत आती है। तुम्हें अकेले नहीं आएगी, ठीक है ना, हम सब मरेंगे, ठीक है। तो देखो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, अब इसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि बेटा ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का है ना टॉपिक, इसको कर लेना। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में है अपार सिलेबस, ठीक। और इनऑर्गेनिक का अगर हम वेटेज देखें, हम उसे छोड़ भी देंगे ना, तो अगर हम बाकी सारे बाकी तैयार कर ले तो हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इनऑर्गेनिक छोड़ दो, उसका एक राउंड लगा के जाओ। लेकिन अब हमें पढ़ाकू आदमी, हम सब पढ़ाकू आदमी, तो हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तुम लोग को जानते ही हैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या एटम्स के बारे में पता चलना था, ठीक। लेकिन एक बात बताओ, सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी? तुम लोग बोलोगे क्या? जॉन डाल्टन। बेटा सुनो, ऋषि कनन नाम का सुना है कोई? ठीक है ना। तो ये ऐसे साधु संत थे, इन्होंने बताया था कि जिस समय ना वो सारा मैटर है वो सारे एक इंडिविजुअल पार्टिकल परमाणु से बना हुआ है। हाँ, इन्हें एटम यूज नहीं किया, ठीक है ना, इन्हें परमाणु बोला, ठीक। लेकिन इनको नाम नहीं दिया गया, क्यों? वो तो उनसे नाम यार, अंग्रेज जब अपना कोहिनूर ले गए नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई बाकियों द्वारा। ये तो बहुत आसान है छुपाना, ठीक है ना। तो देखो जो राज करता है ना, वो हिस्ट्री अपने देख रेख में लिखवाता है। तो हम नहीं जानते क्या क्या हुआ है और क्या लिखवाया गया है, ठीक। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आऊँगा। तो देखो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे सिग्निफिकेशन फिगर, फिर मोल, बाकी सब ब्ला 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 ब्ला। अब वो नहीं पढ़ना है। देखो मैं वो बात बता दूँ कि ये जो सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए सबने, सबके सब इतने गए थे कि किसी ने पूरा नहीं दिया, और हमें पूरा पढ़ाया भी नहीं जाता। हम लोग को पहले बताएंगे कि डाल्टन मॉडल पढ़ लिया, गलत हुआ। हाँ, रदरफोर्ड गलत है, नील बोर गलत है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ यही होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। क्या उखाड़ लोगे तुम? क्या उखाड़ लोगे मतलब? कुछ उखाड़ने को है ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तुम कुछ भी याद करो, 2 मिनट बाद टीचर बोलेगा एक पे एक्सेप्शन है, या फिर तुम अगर किसी डाउट में फंस रहे हो तो उन्हें बोलता कि ये क्या, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तुम टीचर के पास जाकर टीचर मुंह पे फेंके मारेगा, बेटा एक्सेप्शन क्या करोगे बोलो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अब हम देखो देखो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आप फिजिकल मतलब क्लास मैटर के बारे में, मैटर के टाइप्स, वही सब, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन एज फॉर फॉर्मेलिटी मेरे को ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। अब तुम लोगों ने पढ़े होंगे 3 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बेसिकली 3 पढ़े होंगे। गैस लॉज पढ़े होंगे तुमने पहले भी, गैस के बारे में, लिक्विड्स, सॉलिड्स। बता दूं कि प्लाज्मा भी होता है, बहुत लोग पहले भी जानते होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने लिखा सॉलिड, ओके, यहाँ पे लिक्विड, और मैंने यहाँ पे लिखा गैस, 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 ठीक है। इसमें फिक्स्ड होता है क्या? वॉल्यूम एंड क्या अपना शेप, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। लिक्विड में जो अपना वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो अपना शेप है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं नो फिक्स्ड शेप, ठीक, तो मेरे को तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा ना कि अगर नो फिक्स्ड शेप है तो वॉल्यूम का क्या, वॉल्यूम तो फिक्स्ड ही रहेगा, है ना। मैं अगर यहाँ अगर मैं लिखता हूँ कि फिक्स्ड वॉल्यूम, तो मुझे स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि शेप का क्या हुआ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ नो फिक्स्ड शेप, तो डिवीजन में मुझे ढाल के स्ट्राइक करेगा कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगा, ओके, ठीक। मैं गैस क्या लिख सकता हूँ? इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, गुड, ये हुआ है हमारे साथ, ठीक।
गुड। सॉलिड क्या होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ये ठीक है ना, ये जल्दी से अपने शेप को क्या है ना ऐसे चेंज नहीं होने देते हैं। अगर मैंने ये वॉल्यूम का पैकेट लिया, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा तोड़ूंगा मरोड़ ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने एक गिलास में पानी लिया और मैं उस पानी को उठाऊँ, उड़ जाएगा, मैं उसको ऐसे हल चलाऊँ तो उसका शेप बदल जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और इन दोनों केसेस में लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगी, ठीक है ना, वैसे कितना भी तोड़ मरोड़ लो लेकिन हर एक पार्टिकल का अगर मैं वॉल्यूम देखूँ तो सेम रहेगा, पूरी मैं ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम देखूँ सेम रहेगा। मैं पानी को उठाऊँ थोड़ा वॉल्यूम उससे कम हो गया, लेकिन वो जो वॉल्यूम कम हुआ है वो मेरे हाथ में है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन गैस एक बड़ी नाचीज है, इसको ठीक है ना, अगर तुमने गुब्बारा लिया, ठीक है ना, एक गुब्बारे में जितनी हवा है, तुम एक वैक्यूम वाले कमरे में ले गए और वहाँ जाकर उसे फोड़ दिया, तो वो जो थोड़ी सी गैस थी ना वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, ठीक है ना, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, हाँ प्रेशर कम हो जाएगा नो डाउट, लेकिन वो जो वॉल्यूम है ना वो एकदम से कमरे जितनी हो गई उस गैस की, है ना। तो सॉलिड अपनी वॉल्यूम लूज नहीं करते, नॉर्मली वो उसी वॉल्यूम के रहते हैं और अपनी शेप भी मेंटेन रखते हैं, ठीक। दूसरा लिक्विड, लिक्विड की भी फिक्स वॉल्यूम है बिल्कुल जी, लेकिन इसका शेप नहीं होता है, अगर मैं उन्हें किसी भी कंटेनर में डालूँ ना तो वो उसी शेप के हो जाते हैं। वो कहते हैं यार हमें कैसे भी डाल दो लेकिन हमारी वॉल्यूम से बदतमीजी मत करना, हमें कैसा भी शेप दो यार, तुम्हें जो बनाना बनाओ, बस हमें क्या हमारे वॉल्यूम से कुछ मत बोलना, ये हमको थोड़ा क्या है। गैस तो बिल्कुल आलसी प्राणी, कहता है यार भाड़ में जाए वॉल्यूम, भाड़ में जाए शेप, क्या है भाई, वो अगर मैं छोटा सा बलून लाके फोड़ूंगा तो इतने कमरे की जगह ले लेगा, हाँ तुम्हें यहाँ भी गैस पार्टिकल मिलेगा, यहाँ भी गैस पार्टिकल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तो वैक्यूम में सॉलिड डाल दूँ, ऐसा तो है नहीं कि वो फट गया ऐसा हर जगह बिखर जाए, ठीक, समझ में आया। तो देखो सॉलिड के एग्जांपल में मान लो जैसे गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन अब तुम कहोगे कॉटन है यार, कॉटन की तो शेप चेंज हो जाती है, नहीं बेटा, देखो कॉटन के बीच में हवा भरी रहती है, तो जब उसे कंप्रेस करते हो ना उसकी हवा बाहर निकल जाती है, वो जो कॉटन फाइबर्स है ना उसकी वैल्यू उसकी वॉल्यूम कभी नहीं गिरती, हाँ सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अगर मैं कोई बॉटल लूँ, ठीक है ना, मैं ये बॉटल लिया, मैंने से मारा नहीं हुई चीज, तो ऐसी सॉलिड में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, एक मैं एक्स्ट्रा और लिख देता हूँ, लिखा है प्लाज्मा, गुड, ठीक है, तो सॉलिड समझ में आएगा, ठीक। अब हम लोग जानते हैं लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, देखो ये दोनों कलेक्टिवली माने जाते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स से तब उनकी बात होगी, ठीक है। तो लिक्विड क्या है और गैस क्या है, ये फ्लो कर सकते हैं, फ्लो का मतलब लिक्विड हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन, हाई प्रेशर लो प्रेशर तक, ठीक है ना। लेकिन पास्कल लॉ क्या कहता है कि लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो हम लोग लिखेंगे हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन ये फ्लो करता है, गुड टू गो, ठीक। मतलब इन मामलों में क्या है ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने एक छोर खोल दिया ना, एक छोटी सी ओपनिंग भी कर दी तो ये वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या लिया, मैंने सॉलिड लिया, एक बलून, मतलब बलून लिया उसके अंदर कुछ मैंने सॉलिड भर दिया, ठीक है, बलून भर के चलो मैंने एक आयरन फिलिंग होगी, मैंने बलून में वो भर दी, लेकिन मैं अगर बलून खोलूंगा ना तो आयरन फिलिंग नहीं निकलेंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं लिक्विड भरा, मैंने पानी भरा, ठीक है, तो मैंने उस बलून को बांधा नहीं, मैंने ऐसे किया, हाथ में रखा बलून और उसका ऐसे खोल दिया तो पानी बाहर आ जाएगा। मैंने गैस में बलून में एक सिरा खोला, बाहर आ जाएगा। बलून फूटता ही इसलिए क्योंकि गैस जो है उस पर प्रेशर लगाती है कि भाई मेरे को बाहर जाते दे, तो जैसे मैंने बलून फोड़ता हूँ तो बाहर से फट, ठीक। तो लिक्विड समझ में आया कि इसका जो है ये फ्लो कर सकता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, ये किसी भी अपने बर्तन या फिर किसी भी कंटेनर की शेप अकॉर्डिनेट कर लेता है, और यहाँ पे इसका क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, ठीक। और ये फ्लूइड्स की कैटेगरी में आता है। इसका मैं मान लूँ पानी, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पानी, ऑयल, अपना का क्या कहते हैं फ्रूट जूस, ठीक है ना, कुछ भी लिख देना यार, ठीक है ना। गैस आता है इस चीज पे, इसका अलग से चैप्टर है, हर एक का अलग से चैप्टर है। प्लाज्मा छोड़ो, प्लाज्मा का एक छोटा सा आइडिया दिया गया है। देखो गैस क्या होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, ठीक। इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, प्रेशर कम हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। तुम लोगों ने पढ़ा होगा PV/nRT, ये कांस्टेंट है, ठीक। प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन अभी हम वॉल्यूम और शेप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अगर मैं बलून फोड़ा तो वो पूरे कमरे जितना अकोमोडेट कर लेगा अपने आप को, और शेप शेप तो फिक्स नहीं है बेटा, क्योंकि ये भी फ्लूइड है, ठीक है ना। फ्लूइड होता ही ये है जिसकी शेप फिक्स ना हो, ठीक।
अब आते हैं प्लाज्मा पे। ये क्या है? ये तो कुछ नया है, तुमने नाम जानते थे, ठीक है ना प्लाज्मा का। मैंने बोल दिया प्लाज्मा को हाई एनर्जी पार्टिकल्स। हाँ, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिनमें चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हाई एनर्जी पार्टिकल्स विच में और might not have charge on them, ठीक, बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है ना, ये प्लाज्मा एक ऐसी चीज है, देखो अब तो मैंने एटम कहाँ तक पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अपनी रासलीला रचा रहे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे घूमता रहता है उनके इर्द गिर्द, देखता रहता है कि क्या गुल खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जिसमें एटम का एक स्टेट ऐसा भी आता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना वो ऑर्बिट में ऑर्बिट करने लगते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है? होता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा देखो इतना भी बताया नहीं है, ठीक। तो प्लाज्मा का इतना काम भी नहीं है हमारी जी में, ठीक है। अब हम करेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक। अब तो हम लोग यार क्लासिफिकेशन वैसे भी बायो में पढ़ के आते हैं, 5 ह्यूमन क्लासिफिकेशन, उसमें भी रोहित है, ठीक है। देखो पढ़ लो, ठीक। जेई में हर साल स्टूडेंट काउंट बढ़ता जाता है, मानता हूँ। देखो जेई में एक हम लोगों को बात फैक्ट पता है, तो मोस्टली लोग तो एक पीयर प्रेशर में आते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग पीयर प्रेशर में आते हैं कि मम्मी पापा ने बोल दिया या फिर किसी ने मेरे को खदेड़ के जेई में डाल दिया, ठीक है ना। वो कुछ और करने का पैशन रखते हैं, ठीक। अब कुछ होते हैं वो सिर्फ मजे के लिए, वो मतलब पैसे बर्बाद करने को आते हैं, गुड। तो तुम्हारा कंपटीशन उन स्टूडेंट से नहीं है जैसे 14 लाख 16 लाख बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा कंपटीशन बहुत लिमिटेड सेक्टर से, क्योंकि ज़्यादातर का क्या होता है कि बहुत पढ़ते नहीं हैं, ठीक। तो वो तो आते हैं बिल्कुल फ़ोन चलाने देना, दिन दिन भर फ़ोन चलाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, ठीक। तो वैसे अपन नहीं है, अपन पढ़ने वाले। तो वहाँ कंपटीशन है पढ़ने वालों से, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो बड़े खतरनाक हैं। मैं मानता हूँ यहाँ पे कंपटीशन 14 लाख से नहीं है, 14 लाख से बहुत कम लोगों से है, लेकिन वो जो बहुत कम लोग हैं ना वो बहुत पढ़ते हैं। तो कंपटीशन इसलिए टफ है क्योंकि पढ़ने वाले बहुत पढ़ाकू हैं, इसलिए नहीं कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा एस्पिरेंट्स होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एस्पिरेंट्स होंगे अपन पे तो ज़्यादा ऐसे निकम्मे प्राणी आएंगे, लेकिन उतने ही ज़्यादा पढ़ने वाले भी आ जाएंगे, क्यों एक प्रोपोर्शन मेंटेन रहता है, ठीक है ना। एक होता है जिसकी 10th के बाद आँख खुलती है, 10th का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है ना। तो एक बार खुद को सोचो, एक बार खुद को 10 मिनट टाइम दो कि भाई तू कर भी रहा है सही चीज़ या नहीं, तो इस समय भी कहाँ खड़ा है, तो क्या करना चाहता है, ठीक। मैं बोल सकता हूँ मैटर को, मैंने लिखा ये है मैटर, मैटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे आया दुनिया में, ये बात की बात है। लेकिन एक हम तुम्हें हल्का सा आइडिया दें तो बेटा देखो, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से पहले, मैं बिग बैंग के एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ कि देखो बिग बैंग के पहले तो टाइम भी नहीं था, ठीक है ना। तो बिग बैंग से जस्ट dt पहले, ठीक है। तो पूरा जो यूनिवर्स था ना वो एक एनर्जी का सूप था, हाँ, एक स्ट्रेंज फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, वो एक मतलब सूप टाइप का था जिससे पूरा एक यूनिवर्स भरा था, ठीक है ना। वो इनडेफिनेटली स्मॉल था। तो उसमें क्या हुआ कि एक पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, फ्यूजन मुझे नहीं पता, ठीक है। वहाँ पे कुछ रिएक्शन हुआ जिससे इग्निशन हुआ पूरे सूप का, ठीक है ना। तो एक छोटी सी पॉइंट पे, इनडेफिनेटली स्मॉल पॉइंट पे वो क्या हुआ हमारा इग्निशन, और वो पूरा फटता गया। और वो इग्निशन इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखो वो सूप तो था प्योर एनर्जी का, ठीक। तो वो फटा एकदम से, फटा, फैला, बिखरा, ठीक है। इतनी स्पीड में फैला ना कि 0.0001 सेकेंड में उस इनडेफिनेटली स्मॉल पॉइंट का साइज एक सिटी के बराबर था, बिल्कुल। अगर मैं चाहूँ 0.00001 सेकेंड, समझ रहे हो, एक सेकेंड का बहुत छोटे में वो एक सिटी के बराबर था। छोटा लग रहा होगा लेकिन एक बार सेकंड सोच के देखो,
ठीक है ना, अगर ठीक है, और उसका जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था उसका स्पीड, ठीक, एकदम से फटा, ठीक है, अब वो फैला फैला ठंडा हुआ सब कुछ, जब एक्सपेंड करने लगा, अभी तो कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं शुरुआत के बिग बैंग में, लेकिन करोड़ों साल बाद जब हमारा मैटर कूल डाउन होना शुरू हुआ तब हमारे एटम्स बने, ठीक है ना, एटम्स बने, ठीक है, पहले सबसे पहले पार्टिकल्स बने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तब जाके एटम बनेगा ना, क्योंकि हीट बहुत थी उस टाइम पे, इतनी इंटेंस हीट थी कि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, और ऐसी हीट फेवरेबल थी कि नहीं, बहुत हाई हीट के चलते यहाँ कुछ नहीं बना, बहुत सालों तक, लाखों करोड़ों साल तक कुछ नहीं बन पाया। फिर धीरे धीरे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बने, बाकी एंटीन्यूट्रिनो बोसॉन ग्रेविटॉन इन सब पार्टिकल्स ने जन्म लिया, प्रोटॉन इन सब में, फिर क्या होता है हमारा यूनिवर्स बनना शुरू होता है, ठीक, यहाँ ये 3 पार्टिकल हम उठाएंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनसे एटम बना, ठीक है ना, क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैंने जब फटा ना तो मैटर बना एंटी मैटर बना, ठीक, तो जब मैटर और एंटी मैटर कोलाइड करते हैं तो एनर्जी बनती है, ठीक है ना, तो कुछ एनर्जी बन के बच गई जो भी मेरे मुंह पे लगती है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी मैटर और एंटी मैटर के कैंसिलेशन से बनी है, लेकिन ये एंटी मैटर से कोलाइड नहीं कर पाया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एंटी मैटर से कोलाइड नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो मैटर पे आते हैं, देखो सबसे पहले मैं मैटर को लिखूंगा मिक्सचर्स, ऊपर नीचे लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, मैटर को हम 2 चीजों में लिखेंगे, या तो मिक्सचर हो किसी चीज का 2 कंपोनेंट का, या फिर प्योर सब्सटेंस हो, मतलब ये बिल्कुल इसके अलावा कुछ है ही नहीं, जैसे मैंने माना कि मैंने एक नमकीन ली, नमकीन का पैकेट, ठीक है ना, अब उसमें एक ही काइंड ऑफ सेव है, ठीक है ना, अब जैसे मैंने ये लिया, इसमें एक ही काइंड ऑफ सेव, मतलब ये प्योर एक ही काइंड ऑफ नमकीन है, लेकिन अगर मैं इसमें घटिया भर दूँ, मैं इसमें मूंगफली भर दूँ, मैं इसमें वो राइस फ्लेक्स भर दूँ, तो ये मिक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, अगर मैंने आयरन फिलिंग्स ली, आयरन फिलिंग्स में मैंने थोड़ी कॉपर फिलिंग्स डाल दी, वो मिक्सचर हो गया, लेकिन जब मैं आयरन फिलिंग लिया वो प्योर सब्सटेंस था, प्रॉपर आयरन अकेला, ठीक, ठीक है, मैंने एलॉय लिया, एलॉय में मिक्सचर हो जाता है, लेकिन अगर मैं प्योर मेटल हूँ तो वो प्योर सब्सटेंस में आ जाता है, ठीक है, तो मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, 2 चीजों में डालते हैं, अपना क्या कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक, और क्या होता है अपना हेट्रोजेनियस, ठीक, प्योर सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस को हम या तो बोलते हैं एलिमेंट या फिर कंपाउंड, मैंने नमकीन का बोला तुम तो कहते यार एलिमेंट डाला नहीं, नमकीन कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, तो देखो बेटा इसको बनाने में बेसन लगा होगा, ठीक, बेसन का कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, और वो कंपाउंड ही तो है, ठीक है ना, बेसन का जो प्रोपोर्शन कॉम्पोजिशन है वो एक टाइप को कंपाउंड ही तो मानते हैं हम, मान लें, तो ये पूरा एक ही टाइप के बेसन से बना है, ठीक है ना, अगर मैं लूँ कि मैंने ये ताला लिया, मैंने मान लिया ये ताला लिया, मैंने कहा कि ये प्रॉपर स्टेनलेस स्टील से बना है, ठीक है ना, अगर मैंने मान लिया सिर्फ लोहे का बना है, ठीक, तो पूरी हर जगह लोहा लगा है, तो ये अकेले में क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, ये हो गया क्या, प्योर सब्सटेंस, अगर मैंने मान लिया कि ये पूरा लोहे का बना है, क्यों, क्योंकि इस ताले में लोहे के अलावा कुछ है ही नहीं, तो प्योर ही होगा, ठीक है ना, ये प्योर लोहा है, अगर मैं इसे पिघला दूं तो मेरे को प्योर लोहा मिलेगा, लोहे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक, कंपाउंड क्या होता है, देखो एलिमेंट की बात है, मतलब एक ही काइंड ऑफ एलिमेंट आएगा, लेकिन जो कंपाउंड भी है, हाँ, अगर मैं पानी भी लूँ, जैसे पानी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना है, लेकिन अगर मैं पानी इस समय लूँ और उसे एक डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर मैं उसको एक बीकर में रखूँ, तो मैं कहूँगा उस बीकर के अंदर प्योर वाटर है, मतलब एक प्योर सब्सटेंस है, भले वो कंपाउंड है लेकिन है तो उसका कॉम्पोजिशन प्रोपोजिशन सेम, तो वो प्योर सब्सटेंस है, उसकी अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी, ठीक। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक, होमोजेनियस मिक्सचर पे आते हैं, इसमें क्या होता है, होमोजेनियस का मतलब सेम, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, होमोजेनियस में क्या होता है, अगर मैंने मिक्सचर लिया, ठीक है, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसके जो कंपोनेंट्स का प्रोपोर्शन होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना,
मैंने कह दिया कि अगर मैंने पानी में नमक डाल दिया और उसे घोल दिया, तो देखो जो नमक है वो तो डिसअपियर हो गया, लेकिन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना हर पॉइंट ऑफ वॉल्यूम में, वाटर के मतलब पानी की वॉल्यूम में, पानी का जो वॉल्यूम है ना उसमें मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ, हर जगह सॉल्ट सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम रहेगा, मतलब हर जगह सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगा वही, तो उसे ना होमोजेनियस मिक्सचर कह देंगे, मतलब जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस में देखो ये थोड़ा अजीब सा है। मैंने बोला कि मैंने सल्फर डाल दिया आयरन फिलिंग्स में, ठीक, मैंने आयरन फिलिंग्स में सल्फर डाल दिया, ठीक, तो देखो कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं सल्फर ज़्यादा हो, ठीक है ना, कहीं आयरन फिलिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब मैंने अगर किसी एक तरफ से एक मुट्ठी वो उठाई, क्या कहते हैं, मिक्सचर, तो हो सकता है मेरे हाथ में इस समय सल्फर ज़्यादा निकल जाए, आयरन फिलिंग्स कम निकल जाए, लेकिन अगर मैं दूसरी जगह से उठाया उस मिक्सचर को, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को मिल सकती है आयरन फिलिंग ज़्यादा हो गया, सल्फर कम, है ना, मेरे को दो केसेस मिल रहे हैं, मेरे को डिफरेंट प्रोपोर्शन मिलेगा, तो मैं इसे कहूँगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, एलिमेंट पे, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, इसका फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है, इसका फिक्स्ड एटॉमिक मास होता है। अगर मैं आइसोटोप, सेम कॉमन आइसोटोप की बात है, सेम आइसोटोप की आइसोटोप्स पे भी डिफर कर जाता है क्या, एटॉमिक मास, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अभी एटॉमिक मास सेम है, तो एलिमेंट भी होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है ना, वो जो पूरा सब्सटेंस है वो सेम एलिमेंट, सेम एटम से बना है, किस एटम से, जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। अब एक बात बताओ, पूरे एलिमेंट, पूरे मैटर का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि सारे एटम्स आइडेंटिकल है, वो प्योर है, ठीक है ना। कंपाउंड की बात करूँ, पानी, मैंने बोला पानी, अब H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अब उसमें एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ठीक, अब मैंने पूरा एक पानी लिया, तो उसमें हर हर मॉलिक्यूल पे क्या है, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, हर एटम पे है एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल भी आइडेंटिकल हो गया कि नहीं, तो वो प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक। लेकिन ये कंपाउंड ऐसा क्यों है, वही कंपाउंड विद द मिक्सचर या डिफरेंट प्रोपोर्शन, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर क्यों नहीं बोला। देखो बेटा, ये होमोजेनियस मिक्सचर केमिकली कंबाइंड नहीं है। हाँ, अगर मैं आयरन और सल्फर की फिलिंग्स लूँ, मैं सल्फर और पाउडर लूँ, आयरन की फिलिंग्स लूँ, तो वो केमिकली कंबाइंड नहीं है। मैं आयरन को अलग कर सकता हूँ, सल्फर को अलग कर सकता हूँ। आयरन जो है, अगर मैं पानी में अगर डाल दूँ, ठीक है ना, तो सल्फर उससे अलग तरीके अपने ही प्रॉपर्टी से रिएक्ट करेगा, आयरन उससे अपनी प्रॉपर्टी से रिएक्ट करेगा, है ना, कि मतलब आयरन की जो प्रॉपर्टी है ना मेंटेन नहीं है, ठीक है ना। आयरन को मैं कुछ भी रिएक्शन कराऊँ वो आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा, आयरन फिलिंग्स में भी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सल्फर से किसी चीज से रिएक्ट करूँ तो सल्फर अपनी प्रॉपर्टीज के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज रखता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैंने ले लिया NaCl, तो वो तो ना तो सोडियम की प्रॉपर्टीज शो करेगा, ना क्लोरीन की प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे मैंने मान लिया कि अगर सोडियम है, सोडियम होता है बहुत ही हाइपर रिएक्टिव, जला देगा तुम्हें, एक बार रगड़ के देखो। क्लोरीन क्या होता है, बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है ना, तुम्हारी नाक सड़ जाएगी। लेकिन NaCl क्या होता है, वो तो प्रिजर्वेटिव है, वो हम लोग खाने पे डालते हैं रोज। क्लोरीन हानिकारक है, खा के देखो मर जाओगे, ठीक है ना। सोडियम, सोडियम हमें तुम्हारा दिमाग पगला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड है NaCl, वो तो अलग है, दोनों से अलग है, ठीक है ना। तो होमोजेनियस में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो खुद की प्रॉपर्टीज शो रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने पास, कि मुझे नहीं देनी अपनी प्रॉपर्टीज। लेकिन कंपाउंड में क्या है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी खो देते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक। बिल्कुल सही है, लिखने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है जहाँ तक है, क्योंकि बोर्ड है छोटा, मेरे को मिटाने लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है ना। अगर मैं होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल दूं, मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बोल दिया, मैंने शुगर सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है ना। मैंने तुम्हारा, मैं कुछ भी आइटम में सॉल्यूशन ले लूँ, मैंने रसना बोल दिया, रसना का एक ग्लास, ठीक। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मेरा आयरन फिलिंग सल्फर का, ठीक है। एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट हो गया अपना आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक, आदि आदि। कंपाउंड में क्या बोल सकता हूँ मैं, कोई भी कंपाउंड ले लो, मैंने बोलिए सोडियम अर्जेंटो से आइटम, हाँ ये कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत इस समय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि इंट्रोडक्शन टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या इसको मैं करूँ इस समय, क्योंकि ये जो बड़ी पेचीदा चीज़ है ना, ये रुला देती है अच्छे अच्छों को, ठीक। लेकिन अभी तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ही नहीं?
पहले मैं मोल अब एकदम से स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना, तुम लोग भड़बड़ा हो, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोग को बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं एवोगाड्रोस नंबर पे नहीं आऊंगा, पहले मैं एवोगाड्रोस का AVOGADRO सब एक एक लेटर बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है ना। क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ठीक है ना। हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम पहले उसके बेसिक्स सीखते हैं, ठीक है ना। तो हम तुमको पहले बेसिक्स बताएंगे मोल के, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर तुम लोग रोते हो। तो अगर मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करूं, देखो डाल्टन जो था उसको नाम इसलिए मिला क्योंकि जो बाकी थ्योरीज आनी शुरू हुई वो डाल्टन के बाद शुरू हुई, ठीक है ना। जब डाल्टन ने बोला कि एटम्स हैं इंडिविजिबल हैं तो सबकी बुद्धि खुल गई, क्योंकि ऋषि कारक जो थे भारतीय थे, ठीक है ना। तुमने किताबों में लिखा होगा ऑब्वियसली इस चीज के बारे में, ठीक है ना, ऑब्वियसली लिखा होगा, लाजब सी बात है। लेकिन एक बात बताओ, कितनी किताबें तो जला दी हैं, है ही नहीं, कितनी किताबें जला दी गई, तो किताबें उनकी बची हैं, हो सकता है बची हूँ कहीं पर, लेकिन मेजरली किताबें जला दी गई, नहीं तो हमारा साइंस बहुत आगे था। हाँ, हम लोग पुष्प विमान में ऐसे चलते थे, मैं पुष्प विमान में बैठा, मैंने बोला ड्राइवर से कि भैया अमेरिका चलो, बोले उतरो, ऐसा नहीं बैठे। इसलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टनवा जो है बड़ा अजीब सा इंसान था वो, क्या बस उसे नाम चाहिए था, ठीक है ना, उसे फेम चाहिए था। अगर मैं बोलूं इसे महान बनना था, ठीक है ना, तो इसको देखो पहला नाम मिल भी गया बाई चांस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, गुड, ठीक। अब मैंने बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, तुमने बोले सर हर चीज एटम से बनी है जो कि इंडिविजिबल है, ठीक है, मान लिया तुम लोग सही हो, ठीक है। डाल्टन जो था आया, उसने सोचा कि यार घर वर तो ईंटों से बनते हैं, मतलब हर चीज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो देखो मैटर का भी एक बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए। तो वो ये एक आइडिया लेके आया कि देखो ये जो हम लोग बने हैं, ये हम लोग बने हैं एटम्स, ठीक है ना, ये एटम्स से बने हैं, और जो एटम है ना वो इनडिविजिबल है, ठीक है ना, ये एटम्स टूट नहीं सकते और सिंपलर फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है वो हम कंबाइन होकर हम लोग बने हैं, ठीक। लेकिन इस आदमी ने और भी चीजें दी थी, अब मैं बता दूं, all atoms of a given substance are identical। मैंने माना, देखो पहले मैटर, पहला पॉइंट लिख लो, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये क्या होते हैं, इनडिविजिबल। सिंपलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी से बनकर तो एटम बना है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ये जो एटम है यही हमारा क्या फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट मानते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो ये लोग अकेले नहीं रह सकते, ये सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन माइट, मतलब हो सकता है कि एटम अपना इंडिपेंडेंटली जी रहा हो, तो इसे मैंने बेसिक मान लिया सबसे, ठीक। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन मैटर आर आइडेंटिकल, दूसरा पॉइंट, ठीक है। मैंने देखो सबसे पहले एटम इंडिविजुअल सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट है, ठीक है ना, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। दूसरा ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज आइडेंटिकल। इसने बोला दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं तो सारे एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन एक बात बताओ, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का क्या होगा, आइसोटोप्स का क्या होगा, है कि नहीं। क्योंकि देखो एक एलिमेंट है, मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन हमारा 35 में भी पाया जाता है, 37 में भी पाया जाता है, मतलब उसका एटम होगा 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। उससे क्या होता है,
हम आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अगर मैंने क्लोरीन 35 का आइटम दिया और मैंने क्लोरीन 37 का आइटम दिया तो मैं उसको आइडेंटिकल मान ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो अलग अलग है, उनका मैंने मास ही अलग कर दिया, तो मैं उसको आइडेंटिकल कैसे बोल सकता हूँ। अब देखो तीसरा पॉइंट था कि जो एटम्स है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। वो तो यहीं पे हो गया, वो तो यहीं पे हो गया, है कि नहीं? हुआ कि नहीं? देखो इससे ज्यादा शॉर्ट बहुत बना लो, ठीक है ना। मैटर मेड ऑफ एटम्स, एटम्स इंडिविजिबल, एटम्स सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, या फिर एटम सिंपलेस्ट पार्टिकल, शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आइडेंटिकल, ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट, इसकी जगह मैं अगर दो डॉट भी लगा के आइडेंटिकल लिख दूं तो मेरा क्लियर हो जाएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट इज आइडेंटिकल, ठीक है ना। तो ऐसे गुड्स बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुमने प्रॉपर बुक की हर एक पॉइंट छापा है, नहीं बेटा। मैंने यही तीसरा पॉइंट एडवांस में लिख दिया था कि हर एटम जो है इंडेस्ट्रक्टिबल है। मैंने ऐसे एडवांस में लिख दिया, मैंने लिखा मैटर मेड ऑफ एटम्स, मैंने 4 शब्द लिखे। अभी मैंने कितने लिखे? 6। 4 लिखे, यहाँ एक एरो बना के इंडिविजुअल लिख दिया, तो मेरे 2 पॉइंट आ गए कितने? 5 शब्दों में। 5 शब्दों में मेरे 2 पॉइंट आ गए। ऐसे नोट्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो देखो नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना। मेरी आदत बहुत बुरी है, मैं पढ़ाते टाइम पूरा लिखता हूँ, लेकिन आज मैंने सिंपल लिखने का सोचा एक आइडेंटिकल, मतलब एक आइडिया ले लो। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मैंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। बिल्कुल 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 गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही बोला भाई ने, ठीक है। मैंने उसने बोला कि देखो एलिमेंट है, ठीक, अब उसके एटम्स भी होंगे, है कि नहीं। तो जो एटम्स है एलिमेंट के, चाहे भले वो सेम एलिमेंट के हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट के हो, वो कंबाइन करेंगे, ऑब्वियसली बात है। सबकी रिएक्टिविटी है, सबको अपनी तड़प पूरी करनी है, सबके अंदर एक जवानी आती है, ठीक है ना। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अगर मैंने मान लिया कि क्लोरीन है तो वो खुद से भी कंबाइन करेगा, है कि नहीं। मैंने बोला कि क्लोरीन का एक एटम है, वो दूसरे एटम के साथ Cl2 ही तो बनाएगा, ठीक है ना। वो क्लोरीन गैस ही तो बनाएगा, है ना, क्लोरीन गैस ही तो बनाएगा, ठीक। Cl2 वो खुद के साथ रिएक्ट किया, मैंने बोला फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। मैंने बोला कि हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, तो मैंने Cl के साथ Na ले लिया, ठीक है ना, सोडियम ले लिया, तो मैं क्या कहूँगा कि सोडियम प्लस Cl NaCl हो जाएगा। ये भी कंपाउंड है इसका, ये भी NaCl भी मॉलिक्यूल है। तो देखो एलिमेंट्स खुद के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दूसरे के साथ भी। खुद के साथ करेंगे तो मेजरली स्टेबल होने के लिए, दूसरे के लिए पूरी स्टेबल होने के लिए। लेकिन जो एटम ऑफ एलिमेंट खुद के साथ जब कंबाइन करते हैं ना, वो मेजरली होता है गैसेस में, मतलब नॉन मेटल में। मैं देख लूँ O2 N2 Cl2 F2 Br2, सारे नॉन मेटल है, ठीक है। सब खुद के साथ ऐड करते हैं कि भैया गैस जो है डायटोमिकली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक करेगी नहीं, क्योंकि एक सिंगल एटम बहुत रिएक्टिव होता है, वो कभी रह ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब मैंने बोल दिया कि अपना जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन एन द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स in a molecule is the relative number of atoms in a molecule is in form of coulombs, ठीक है ना, होल नंबर। मैं ये नहीं कह सकता बेटा कि अगर मैंने कोई फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, तो मैं इसमें ये नहीं लिख सकता कि मैंने कोई एटम लिया उसको पॉइंट में लिख दिया, है ना। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इन फॉर्म ऑफ होल नंबर एंड कांस्टेंट। दो पॉइंट लिख दिए इसी में। देखो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिया C6H12O6, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि मेरे पे कार्बन के 6 एटम है, H के 12 एटम है, O के 6 एटम है, ठीक। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भी यही प्रोपोर्शन रहेगा, है ना? क्योंकि दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 12 रहेंगे, ऑक्सीजन 6 रहेंगे। बिल्कुल 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 सही है, ठीक है ना? गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक? अगर हाइड्रोजन 12 है तो C6 रहेंगे एक ग्लूकोज में। मैं दूसरा ग्लूकोज लिया तो उसमें भी H12 रहेंगे, C6 रहेंगे, O6 रहेंगे, ठीक है ना? तो हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में C6H12O6 का फॉर्मूला पाया जाएगा, ठीक? लेकिन एक बात अगर मैं कहूँ, मैंने लिख दिया, अब मैंने लिख दिया इसका 4 से डिवाइड कर दिया, क्यों? एम्पिरिकल फॉर्मूला तो उन्होंने पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो मेरा क्या हो जाता है 1.5H3O 1.5। कुछ गलत है ना? कोई गलत है ना? हाँ बिल्कुल। इसको इसको मैं कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है ना? ये जो है गलत है, ये चीज गलत है, ये कहीं भी नहीं होता है, ठीक? मतलब मैं इसे सिर्फ होल नंबर में लिख सकता हूँ, मैं गलती से भी नहीं लिख सकता इसको फ्रैक्शन में। सिर्फ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं फ्रैक्शन लिख ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? और ना कभी ऐसा होता है कि मैंने बोल दिया कि 2.5 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बन 5 से। ऐसा नहीं होता है। 2.5 ऑक्सीजन क्या, मैंने एटम ही आधा कर दिया है, बताओ? 16 एटॉमिक मास है, मैंने 8 एटॉमिक मास इधर लिया, 8 एटॉमिक मास इधर लिया और उसको उधर फेंक दिया कार्बन के पास, उसको उधर फेंक दिया कार्बन के पास। ऐसा नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं होता, बोल के मत करना। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। अगर देखो कुछ भी डाउट हो उसके रिलेटेड तो कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज में एक चीज पढ़ी होगी, वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक? मोल, है ना? उसमें सबसे पहले वहां आता है केजी, मीटर, सेकंड, कैंडेला, करंट, मोल, छठा क्या था, केल्विन, ठीक? तो वहां पे तुमने मोल पढ़ी होगी। अब देखो बहुत हमने पढ़ा है कि मोल क्या होता है, ठीक? नो डाउट बढ़िया पढ़ा होगा, आराम से पढ़ा होगा, आता भी होगा बहुत कुछ, लेकिन वहाँ मोल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो छूट जाती हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो एकदम से स्ट्राइक नहीं करती, या फिर इंसान भूल ही जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी भूल जाता है, ठीक है ना? आदमी अपनी एक्स के सिवा टाइम के साथ सब भूल जाता है, ठीक? ये बोर्ड बाहर ना आ जाए वहां पर, इसकी दिक्कत है मेरे को। ठीक, अभी मैं मोल स्टार्ट नहीं करूंगा इतनी जल्दी, क्यों? क्या करना है यार, पहला लेक्चर है, तुम कैश करो, ठीक है ना? अब मैं बोलूंगा एटॉमिक मास क्या होता है कि नहीं? देखो एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक मास क्या है, जो अपना एटम है मान लिया हम लोगों ने, ठीक? उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक? तो अब हम उसका मास भी फाइंड आउट करेंगे कि भैया एटम का मास क्या है, ठीक है ना? हम लोग को हर चीज मापने की चुन रहती है, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली एटम को भी मापा होगा, ठीक? नो डाउट। अब इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो प्रोटॉन का एक मास देगा, न्यूट्रॉन का देखा, इलेक्ट्रॉन का देखा। अब इन्होंने पाया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, वो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है वो लगभग सेम है, ठीक है ना? मैंने बोल दिया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया, मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.66 या फिर 7 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है? बिल्कुल सही, ठीक? उन्होंने पाया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27, लेकिन वही अब जब हमने इलेक्ट्रॉन का निकाला तो बेटा इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम आया, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का बहुत कम आया। मैंने मान लिया मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इसका आया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये तो बहुत कम है यार, यहाँ 27, यहाँ 31, बहुत फासला है, 1000 टन, ठीक है ना। मतलब एक हाइड्रोजन का एटम अपने इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम्स भारी होता है। ओ, 1000 टाइम्स से ज्यादा भारी होता है, ठीक। तो हम जब एटॉमिक मास मानते हैं तो हम लोग क्या मानेंगे, देखो एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग एटॉम मास में क्या मानेंगे, प्रोटॉन का वेट प्लस न्यूट्रॉन का वेट प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट जो इतना नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, मैंने 1 रुपए ले लिया, तुम्हें कुछ होगा, हाँ, जो कंजूस होगा वो फड़फड़ाएगा। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करूँ, तो मेरे को मास वही सेम मिलेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, एटॉमिक मास को लिख दिया, मास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने मान लिया। देखो, प्रोटॉन का होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। तो मैं इनको अगर मैं लगभग सेम मान, ठीक है ना, मैंने ये किया, इनको मैंने सेम माना, तो मैं लिख सकता हूँ अपना एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड विथ 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले प्रोटॉन निकालते हैं, फिर मेरे को न्यूट्रॉन निकालने हैं, है कि नहीं। और मैंने उसको मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू से। लेकिन एक बात बताओ, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, क्यों, 1.6 इतना मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा इतना। तो मैंने क्या माना कि मैंने 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg को मान लिया कि ये जो वैल्यू है ना, मैंने इसको मान लिया एक और यूनिट, इसको मैं कहूँगा AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, मैंने इसको मान लिया 1.67 kg को मैंने मान लिया 1 AMU। मैंने नया यूनिट निकाला 1 AMU और उसको मैंने वैल्यू दे दी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। इससे हुआ क्या, देखो, पहले मेरे को एटॉमिक कैलकुलेशन बहुत रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो एटॉमिक कैलकुलेशन में इसकी जगह अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर लूँ, मैंने लिखा कि अभी मैंने क्या लिखा था, एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। बिल्कुल। अगर मैं इसको मिटाऊं प्याज और मैं इसको लिख दूं 1 AMU, शांति मिली, सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल 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 सेटिस्फैक्शन सर, ठीक है। अब मैं सिंपली लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल, मैंने मान लिया कि टोटल आ रहा है x, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x AMU, है कि नहीं। अब मैं अगर मैं AMU की जगह लिखता हूँ 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, क्या होता, मैं क्या लिखता, मैं लिखता 1.66 इंटू 10 की पावर -27 x kg इज इक्वल टू एटॉमिक मास। नहीं, मैंने AMU लिया, चीजें आसान करी और आगे बढ़ गया, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हमने AMU की खोज करी, ठीक। अब तुम लोग को क्या करना है कि अपनी AMU के टर्म्स में तुम लोग को पीरियोडिक टेबल याद करनी है आज, ठीक। मैं तुम लोग को निमोनिक्स बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुम लोग कैल्शियम तक याद कर लो बाय हार्ट, ठीक है ना। मुझे तो पूरी पीरियोडिक टेबल याद है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स छोड़ दूंगा मैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी पहला पीरियड मेरे को याद है। अब मैं सुना हाई हील्स लिए बिना बुआ चाची नाची और फूफा नाराज,
नाना मंगा यहाँ से पापा से क्लर्क के कार्ड्स। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ठीक, जिंक तक हो गया ही, मैं अगर पहला लूँ। हलीना की तरफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, दो दो ग्रुप्स हो गए शुरुआत में। फिर बैगन आलू गाजर इनको तोलो। फिर कैसे गीत सुनाऊं प्रभु, कार्बन नाइट्रोजन। फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ जी, और ठीक है ना, उससे टीको ऑक्सीजन का ग्रुप था ये है। बुआ चाची नानी और फूफा। फूफा मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अगला क्या है मेरा, नोबल गैसेस। फिर हो गए हीना नीना और करीना जैन रन, भाग गए। तो ये कुछ निमोनिक्स थे। अभी चिंता मत लो, मैंने अभी लिखे नहीं है, मैं बाद में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आएगा मैं तुमको सब रटवाऊंगा। लेकिन बेटा सुनो, अभी जो है शुरुआत के 20 एलिमेंट्स याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि जो शुरुआत के 20 एलिमेंट्स हैं ना मेजरली पूछे जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, उनके एटॉमिक नंबर तुम याद कर लोगे। अगर तुम सीरियल वाइज याद करोगे ना तो तुम 1 2 3 4 करके लिख लोगे, लेकिन तुम्हें एटॉमिक मास याद करना है उनका, क्योंकि मास ऐसे सीरियल वाइज ऑर्डर में नहीं है। अब मैं बोल दूं, मेरा आर्गन का और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम है। ठीक, ठीक है, मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा, जरूरी है। हाँ, आर्गन और कैल्शियम का सेम है। ठीक, तो बेटा ये देख लो, ये देख लो, ये वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारा आंसर तो एएमयू में आ रहा होता है, लेकिन वहां इंटीजर टाइप में पूछा जाता है कि इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, शुरुआत दो डिजिट बता दो मेरे को। ठीक है ना, तो इसमें इंसान फंस जाता है। तो ये दो वैल्यूज याद कर लेगा, एएमयू और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वही एक एएमयू हो जाएगा। बिल्कुल सही, एक एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म क्या, अपना एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, तो इसको भूलना नहीं है, करते जाओ करते जाओ। फिर बाद में आएंगे हम लोग ग्राम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब पे अगली चैप्टर में बात करेंगे मोल से पहले, क्योंकि तुम लोग को पूरा प्रॉपर रिवीजन देना है पूरी 10th का अपना मोल के पहले। तो ठीक है, फिर आज की ये केमिस्ट्री थी, बकवास थी, पता है बिल्कुल मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन बेटा ये ज़रूरी है। इसको नहीं करोगे तो एक बार क्या है ना, वो पुरानी चीज़ें होती है ना, उन पर क्या कहते हैं, धूल नहीं हटा पाओगे तुम उसकी। अब जैसे स्टोरेज में पुराने सामान रखे ना तो उस पर धूल लग जाती है, तो इसको पढ़ के एक बार धूल हटा लो, है ना। फिर अगले लेक्चर में तो हम लोग मिलेंगे, मोल नया टॉपिक है, नई चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, फिर तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहना।